उस लड़की ने मुझसे झगड़ा करके अपने माँ बाप को बुला करके और वो चली गई। उन्हें डिवोर्स चाहिए और साथ ही साथ उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी, 50 लाख के ऊपर पैसे और स्त्रीधन। मैंने शादी की थी एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, जबकि मेरे साथ कुछ और हो रहा था। उसने कई बार मुझ पर हाथ उठाया, तो उसके अंदर कोई भी दया माया नहीं थी, वो सुनना ही नहीं चाहती थी। जैसे मैं इंसोम्नियाक हो गया था, दवाइयाँ खाने लगा, डिप्रेशन में चला गया। क्यों एक मर्द को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? 4 स्लीपिंग टैबलेट्स खा करके और फांसी का फंदा अपने गले में लगा लिया था। अगर आपको लगता है कि मर्द ही औरतों पे अत्याचार करता है, या आपको ये बताया गया है कि औरतों पर ही डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो आज की मेरी ये कहानी आपको पूरी तरह से निराश कर देगी। मैं एक ऐसा पति हूँ जिसकी बीवी ने मुझ पे अत्याचार किया है, ना ही सिर्फ मानसिक तौर पे बल्कि शारीरिक तौर पर भी। उसने मुझ पर यहाँ तक कि चाकू से हमला भी किया है, और मेरी बीवी ने मुझ पर झूठे केसेस करके मुझे और मेरे परिवार को झूठे केसेस में फंसाया है। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है। मैं पेशे से एक डेंटिस्ट हूँ। मैं एक बहुत ही सामान्य मध्यम वर्ग का परिवार में पला बड़ा हूँ। मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं जो एक रिटायर्ड बिजनेसमैन है, मेरी माताजी गृहिणी है, मेरा छोटा भाई भी डेंटिस्ट है। मेरी शादी जिस लड़की से हुई थी वो भी एक डेंटिस्ट है। ये सोचकर मैंने वो शादी की थी कि वो भी मध्यम वर्ग से है। उसके पिताजी एक डॉक्टर और साथ ही साथ एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के ओएसडी थे। जैसे शादी हुई, पहला दिन जो कहते हैं एक नए शादी के जोड़े के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहली रात जो होती है, उस रात उसने मुझसे एक प्रॉमिस लिया, और वो प्रॉमिस ये था कि उसको 6 महीने तक ना तो कोई बच्चा चाहिए और ना ही कोई शारीरिक संबंध बनाने थे। और एक ट्रू जेंटलमैन की तरह मैंने उसे वो प्रॉमिस किया और वो फुलफिल भी किया। इस 6 महीने के दौरान मैंने उसका जो व्यवहार देखा या उसको जो समझा, वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और गुस्सैल लड़की थी। उसकी ज़िद पूरी करना मुझे ऐसा हो गया था जैसे कि मैं कोई उसका गुलाम हूँ, और अगर वो मैं ना करूँ तो मुझे प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। उसने कई बार मुझ पर हाथ उठाया, कई बार उसने मेरे माता-पिता को अपशब्द कहे, यहाँ तक कि कई बार ऐसे हो जाता था कि उसकी वो चीज़ें अगर ना पूरी करके दूँ, तो उसके माँ-बाप मेरे घर आ जाते। मैं पूरी तरीके से टूट चुका था और इसकी वजह से मैं इंसोम्नियाक हो गया था। दवाइयाँ खाने लगा, डिप्रेशन में चला गया और मुझे हार्ट प्रॉब्लम भी होने लगी थी। फिर जैसे-जैसे उसे पता चला कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गई है, तो उसने डिमांड्स रखे कि मेरा पूरा क्लिनिक उसके हाथ में चाहिए। उसको पैसे उसने डिमांड करने शुरू किए, उसे घूमना था, फिरना था, तो मैं आम तौर पे उसे घुमाने ले जाता था ताकि उसका मन शांत हो, मेरा मन शांत हो। बट जितनी मैं उसकी डिमांड पूरी करता था, तो वो अपनी नई डिमांड्स रखती थी, और जैसे-जैसे उसकी ये डिमांड पूरी होती गई, तो उसे कहीं रास्ता मिलता नहीं था कि वो मुझसे लड़े। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कुछ ऐसी हमारी शादी की यादें इकट्ठा करके वो एल्बम्स देख रहा था, और मेरा मन किया कि मैं उसे हग करूँ। जैसे ही मैंने उसे अपनी तरफ खींचा, उसने इतने ज़ोर से मुझे पैर मेरे सेंटर पे मारा कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से मुझे भी गुस्सा आया। मैंने जब उसे डाँटा, तो उसने नेक्स्ट डे ही अपने माता-पिता को बुला करके फिर वापस से घर में कलेश किया और वो दोबारा चली गई। इस तरीके से वापस से मैं उसके पीछे कम से कम 5 महीने पड़ा। तब उसने मुझे फ़ोर्स किया कि अगर वो इस शादी में रहना चाहती है या मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, तो मुझे अपना घर-परिवार छोड़ कर के नागपुर आना होगा। वहाँ पर घर खरीदना होगा और एक क्लिनिक खरीदनी होगी, जिसके लिए कि मैंने साफ मना कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाया कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अभी जिस घर में रह रहा हूँ अपने माँ-बाप के साथ, वो भी मैंने लोन पे लिया हुआ है। मुझे वो सारी चीज़ें भी पूरी करनी है, अपना बेटे का फ़र्ज़ भी निभाना है। बट उसके अंदर कोई भी दया माया नहीं थी, वो सुनना ही नहीं चाहती थी। यहाँ तक कि मैंने उससे ये भी कहा कि मैंने अपनी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए 12 साल अपने माँ-बाप से दूर रहा हूँ। कम से कम इतनी दया तो कर कि अभी मैं अपने माँ-बाप के साथ रह सकूँ। वो कोई चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसने फिर बाद में मेरे पर फिर दबाव डाला, प्रेशर किया कि मैं
घर से अलग होकर के पूना आ जाऊँ, पूना में घर खरीदूँ, वहाँ क्लिनिक डालूँ, जो कि मेरे लिए फिर भी पॉसिबल नहीं था। फिर कैसे-तैसे करके उसने फिर नई एक शर्त रखी कि वो मेरे पास आएगी रहने के लिए, बट उसके लिए मुझे पहले अलग घर लेना होगा और क्लिनिक उसके पास देना होगा, उसके हाथ में देना होगा। मैंने अपने इस रिश्ते को सँभालने के लिए, उसके साथ रहने के लिए ये भी किया। मैंने अपने माँ-बाप को छोड़ा, मैंने अलग से एक रेंटेड फ्लैट लिया और मैंने अपनी खुद की क्लिनिक जो 10 साल की मेरी प्रैक्टिस थी उसको हाथ में दे कर के मैंने एक कॉल सेंटर में जॉब भी किया। लेकिन लगता था शायद ये भी उसके लिए कम था। जब हम उस डेढ़ महीने जब वो हम उस नए घर में गए, तो उसने मुझे पहले ये कहा कि आप पहले एग्रीमेंट बना करके और सामान शिफ्ट करके मुझे वीडियो भेजिए, तो मैं आपके पास बॉम्बे आऊँगी। मैंने वो भी किया। जब वो आई, तो इस बार वो सिर्फ़ डेढ़ महीने मेरे पास रही और इस डेढ़ महीने में उसके फ़ादर कम से कम 6 बार मेरे घर आए और जब भी वो आते, तो ये हमेशा मुझसे लड़ती, झगड़ती, मार-पीट करती और इस बार तो उसकी ये डिमांड थी कि ये जो रेंटेड फ्लैट मैंने लिया है, वो मैं खरीद लूँ, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैंने उससे कहा कि मुझे पॉसिबल नहीं है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो इन छोटी-छोटी बातों को लेकर के हमेशा लड़ती-झगड़ती और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक एक दिन उसने मुझ पर चाकू लेकर के मुझ पे हमला भी किया। जब ये चाकू का हमला हुआ तो उस वक़्त मेरे पास मेरा मोबाइल था। मैंने वो मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। शायद इससे वो डर गई और उसने अपने माँ-बाप को फ़ोन किया और वो फिर दोबारा मेरा घर छोड़ के चली गई। इसके बाद ना तो वो कभी लौटी, ना उसने कभी मुझे फ़ोन किया और ना ही मैंने कभी उसे फ़ोन किया। 4 महीने के बाद में उसने मुझे उसने मेरे एक कलीग हैं, जो मेरे सीनियर थे, उनके पास उसके फ़ादर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि उन्हें डिवोर्स चाहिए और साथ ही साथ उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी। वो डिमांड थी 50 लाख के ऊपर पैसे और स्त्रीधन और मैंने उनको जवाब दिया कि मैं ये चीज़ें नहीं दूँगा क्योंकि मैंने जब ये शादी की थी, ना तो मैंने उनसे कोई गिफ्ट लिया, ना ही कोई दहेज लिया, मैंने कुछ नहीं लिया और ये मेरी शर्त थी कि मैं जिस लड़की से शादी करूँगा, उससे दहेज वग़ैरह नहीं लूँगा और इसी बुनियाद पर मेरी इस लड़की से शादी भी हुई थी। जब मैंने ये मना किया, तो मुझे अलग-अलग जगहों से मेरे जो सीनियर थे, उनके थ्रू ये बार-बार मैसेज भिजवाते थे, थ्रेटनिंग भेजते थे कि अगर ये नहीं मानेगा, तो हम इसके ऊपर केस कर देंगे। जब मैं नहीं माना, मैं बिल्कुल नहीं डरा, तो 2018 जून में इन लोगों ने मुझ पर एक केस फाइल किया, जो कि था 498 ए। 498 ए ये केस जो होता है, ये पति और उसके घर वालों के ऊपर होता है। जब लड़की जाकर के ये कहती है कि उसके साथ मारपीट हुई है, उसके साथ दहेज के लिए मारपीट हुई है, उसके साथ उसमें आप ये समझ लीजिए कि उसकी फाइनेंशियल इमोशनल किसी भी तरीके की हिंसा अगर उसके साथ हुई है, तो वो 498 में आता है। 1 मिनट या उधर है। उस वक़्त में जो भी केस 498 ए में रजिस्टर होता था, वो केस को ट्रांसफ़र किया जाता था फैमिली वेलफेयर कमिटी के पास, ताकि इसमें प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन हो, अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशंस हो और जो भी उसका आउटकम हो और ये कोशिश होती थी कि जो कपल्स हैं उनको वापस से काउंसलिंग करके उनको एक साथ रहने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। ये लड़की ने जो कंप्लेंट की, इसने कंप्लेंट करने के बाद में कभी वो फैमिली वेलफेयर कमिटी में नहीं आई और मैं हर बार अपने माँ-बाप को लेकर के नागपुर जाता था। इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में जो रिपोर्ट थी फैमिली वेलफेयर कमिटी की, वो मेरे फ़ेवर में थी। जहाँ उन्होंने स्ट्रिक्टली लिखा था कि जो कंप्लेनेंट है, उसकी कंप्लेंट के अनुसार उसके ऊपर कोई ऐसा 498 ए जैसा कोई भी मतलब ये कंप्लेंट बिल्कुल उन्होंने खारिज कर दिया कि ऐसा उनको कोई प्रूफ नहीं मिला लड़की की तरफ से कि जिसमें कि 498 ए कंसीडर किया जाए और उन्होंने उसकी ये कंप्लेंट को खारिज कर दिया था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एक जजमेंट पास किया जहां उन्होंने फैमिली वेलफेयर कमेटी को डिसॉल्व कर दिया था। इसके ठीक 4 दिन के बाद एक नई कंप्लेंट की गई
मेरे सामने वालों की तरफ से, उन लोगों ने उसमें मेरे फादर के ऊपर 354A सेक्सुअल हैरेसमेंट केस भी फाइल किया। ये एक सेकंड कंप्लेंट थी, क्योंकि इस कंप्लेंट में 354A सेक्सुअल हैरेसमेंट जो क्लॉज डाला गया था, जो आईपीसी सेक्शन डाला गया था, उसके अनुसार ये 0 एफआईआर रजिस्टर हुई थी नागपुर में और इसको ट्रांसफर किया गया था थाने इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन जो मेरे सामने वाले थे, उन्होंने इसमें भी इंटरफेयर करके उनकी जो पॉलिटिकल पोजीशन थी, उन्होंने उसको इस्तेमाल करके इस 0 एफआईआर को वापस से थाना से नागपुर शिफ्ट करवा ली थी। इन्वेस्टिगेशन तक नहीं होने दी और ये सारा जो कुछ हुआ, ये मुझे पता ही नहीं था ये कब हुआ और बिना इन्वेस्टिगेशन के एफआईआर रजिस्टर हो चुकी थी। तब फिर बाद में मुझे वापस पुलिस का फ़ोन आया कि आपके ऊपर 498A, 354A में और बाकी के आईपीसी सेक्शन जैसे 323 और 504 में आपके ऊपर कंप्लेंट दर्ज कर ली गई है। जैसे मुझे पता चला तो मैंने इमीडिएटली बेल ली। मुझे 3 दिन तक वहाँ पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ा। कोर्ट ने इस ऑर्डर में ये पास किया था, ऑर्डर में ऐसा दिया था कि मुझे 11 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना है। बट जब मैं वहाँ पहुँचा तो पुलिस जो अधिकारी थे, उन्होंने सबसे पहले मुझसे 15,000 रुपये माँगे, जिसके लिए मैंने डिनाई कर दिया। तो उन लोगों ने मुझे 3 दिन तक सुबह 11 बजे से लेके रात के 11 बजे तक उस पुलिस स्टेशन में बैठा के रखते थे। कई तरह के कमेंट्स करते थे, मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान किया। मेरे पिताजी के बारे में उल्टा-सुल्टा कहा गया और सुबह 11 बजे से लेके 11 बजे तक रात के बैठा के रखते थे और ये 3 दिन तक इसी तरह से चलता रहा। जब 3 दिन के बाद में मैं पूरी तरीके से बिना खाए-पिए ना सोया था 3 दिन तक, मैं पूरी तरीके से टूट चुका था और बिखर चुका था, ये सोचकर कि मैंने ये क्या कर लिया है। मैंने शादी की थी एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, जबकि मेरे साथ कुछ और हो रहा था और पूरी तरीके से टूटा हुआ, परेशान मैं उस होटल में गया उस रात। वहाँ पर मैंने 4 स्लीपिंग टैबलेट्स खा करके और फांसी का फंदा अपने गले में लगा लिया था। पर पता नहीं क्या हुआ, रोते-रोते मैं अपने वो मोबाइल में अपने शादी के फ़ोटोज़ देखते-देखते अपने माँ-बाप और भाई का जब फ़ोटो आया, तो मैंने अपने आप को रोका। उस रात मैं रोते-रोते जब मैंने फांसी का फंदा लगा लिया था, मैं अपने शादी के फ़ोटोज़ देख रहा था और देखते-देखते मेरे सामने मेरे माता-पिता का और भाई का फ़ोटो आ गया और जिसकी वजह से मैं रुक गया और मैंने फांसी का फंदा निकाल कर पूरी रात रोता रहा, पूरी रात रोता रहा। जब सुबह हुई, तो मैंने अपने मन में ये ठान लिया था कि अब मैं पीछे नहीं हटूँगा और मैं इस केस को फ़ाइट करूँगा। जो भी मेरी सच्चाई थी, उस सच्चाई के ऊपर मैं रहूँगा, टिक के रहूँगा, बिल्कुल नहीं डरूँगा और मैंने फ़ाइट किया। इस दौरान में जब ये एफआईआर फाइल हुई थी, उसके कुछ समय पहले मेरे सामने वालों ने मुझ पर डिवोर्स का केस भी फाइल किया था, नागपुर में ही फैमिली कोर्ट में। जब ये मीडिएशन हो रहा था, तो उस मीडिएशन में जो मीडिएटर थे, यहाँ तक कि उन्होंने भी मुझे डराने की, धमकाने की कोशिश की कि अगर आप इस केस को सेटल कर लीजिए, आप जो इसकी डिमांड्स है, जो ये पैसे माँग रही है, आप वो पैसे दे दीजिए, तो आपका ये केस यहीं खत्म हो जाएगा। बट मैंने उसे भी इनकार कर दिया। जब मैं नहीं माना, तो वो मीडिएटर ही उस लड़की को ये कहने लगी कि आपने और कौन से केसेस डाले हैं इसके ऊपर। तो वो खुद उसको बता रहे थे कि आपको ये केसेस डालने चाहिए। मैं फिर भी नहीं डरा और मैंने ये केस फाइट किया। इस केस के दौरान में जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता रहा और जो उस लड़की का जो पिटीशन था फैमिली कोर्ट में, उसका जब मैंने जवाब दिया, जिस दिन मैंने जवाब दिया और मैं घर अपने लौटा, तो मुझे एक अनजान व्यक्ति का कॉल आया। उस अनजान व्यक्ति ने मुझे डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली मुझे धमकाने की कोशिश की। उसने मुझसे ये कहा कि अबू धाबी में 5 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है,
जिसमें से 3 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है और 2 लोगों को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। उसका जो ये कहना था कि 5 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, जब मैंने उसको अपने तरीके से सोचा, तो मुझे ये समझ में आया 3 लोग यानी मुझ पर, मेरे फादर और मेरे मदर पे जो केस हुए हैं और 2 लोग यानी मेरे भाई और उसकी वाइफ़, ये 2 लोग जो बचे, तो इस तरीके से उनका इनडायरेक्टली ये मैसेज था कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 लोगों को एडमिट कराना है। ये एक इनडायरेक्ट थ्रेट थी, जिसको मैं रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस ने भी मेरा अनसुनी कर दी मेरी। मैं फिर भी नहीं घबराया, मैं आगे अपनी सच्चाई पे टिक कर रहा और मैंने इस केस को आगे बढ़ाया। इस केस के दौरान में मैंने कई सारी ऐसी आरटीआई डाली, जो इस केस से जुड़ी हुई थी। जैसे इसमें जो पुलिस इन्वॉल्वमेंट था, जो सिस्टम था, उसके खिलाफ मैंने आरटीआई की। मैंने मेरे जो इन-लॉज़ थे, उनके खिलाफ आरटीआई फाइल की। मैंने मेरे जो सामने वाली मेरी जो पत्नी है, उसके खिलाफ भी मैंने कुछ आरटीआईज़ फाइल की और मुझे इतना सब कुछ मिला, उसमें इतने सारे एविडेंसेस मिले। ये जो पूरा लूप होल था, ये जो लॉ का अब्यूज़ हो रहा था, ये सारी चीज़ें मुझे उस आरटीआई के थ्रू मिली और जब मुझे ये सारे एविडेंसेस मिले, मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट नागपुर बेंच को अप्रोच किया। मैंने एक केस फाइल किया इस 498 को क्वैश करने के लिए। यहाँ पर मैंने वो सारे एविडेंसेस जो मुझे मिले थे, वो मैंने सारे एविडेंसेस हाई कोर्ट में फाइल कर चुका था मैं। तो सामने वालों को जब लगा कि उसकी दाल ना तो पुलिस स्टेशन में, ना कोर्ट में, कहीं पर नहीं गल रही है, तो उसने समझदारी ये समझी और उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया हाई कोर्ट में। और ना ही मैंने उसको मेंटेनेंस या फिर एलिमनी, मैंने उसे कुछ नहीं दिया और मैं ये केस जीता। इस केसेस के दौरान मुझे वास्तव फाउंडेशन एक एनजीओ मिला, जो मर्दों के लिए हेल्प करता है। जो मर्द या जो पुरुष इन झूठे केसेस में फँस जाते हैं, उनके लिए एक हेल्पलाइन चलाते हैं 8882498498। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ 8882498498। ये ऑल इंडिया हेल्पलाइन चलती है सिर्फ पुरुषों के लिए जो इस तरह के झूठे केसेस में फँस जाते हैं। मुझे इनके गाइडेंस की वजह से ये सारी चीज़ें सीखने मिली और आज मैं जो मुझे इनकी तरफ से मिला या उनकी तरफ से जो हेल्प मिली, इसलिए आज मैं यहाँ ज़िंदा हूँ और मैंने ये केस फाइट की है। और अगर मैं उस रात वहीं पर सुसाइड कर लेता तो शायद आज यहाँ सामने नहीं होता। मैं यहाँ पर ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस तरह के जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं या कोई भी इस तरीके का केस आता है, तो हर बार एक मर्द को ही क्यों दोषी ठहराया जाता है? वो उस मर्द को या उस आदमी को बिना सुने ही उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों है कि हर बार एक मर्द को ही एक टैगलाइन दे दिया जाता है कि एक आदमी ही सारे वायलेंसेस करेगा या एक आदमी ही रेपिस्ट होगा, इस तरीके से। मैं ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्यों एक मर्द को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है? अंत में जाते-जाते मैं जोश टॉक्स को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने हम जैसे विक्टिम्स को एक प्लेटफ़ॉर्म दिया है अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाने का। थैंक यू। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।